हेलो एवरीवन, अध्ययन लक्ष्य में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम ज्योग्राफी का क्लास 5 लेकर आए हैं और इस क्लास 5 में हम वायुमंडलीय तापमान और पृथ्वी पर ऊष्मा का बजट, यानी कि ऊष्मा कैसे ट्रांसफ़र होती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ पर, और इससे बाकी और वातावरण में क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा, जो टेम्परेचर की कभी हाई होता है, कभी लो होता है, तापमान का विलोमता यानी कि डिफिशियंसी एफिशिएंसी, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आज ये डे 5 में जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर होगा। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सौर विकिरण। सौर विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है जो सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होता है। सौर विकिरण ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होती है, पृथ्वी पर जीवन को ऊर्जा देती है और पृथ्वी की आकृति भूभाग या जियोइड है। अतः सूर्य की किरणें वायुमंडलीय सहित पृथ्वी की सतह को असमान रूप से प्राप्त होती हैं। औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल के शीर्ष पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त करती है। इस रेशो से पृथ्वी इस टेम्परेचर को अपना प्राप्त करती है और कहीं पर कम टेम्परेचर प्राप्त करती है, कहीं पर ज़्यादा करती है। क्यों? क्योंकि कहीं पर समुद्र है तो कहीं पर स्थल है। इस वजह से दोनों के टेम्परेचर में, दोनों के मास में, मटेरियल में अंतर है। नेक्स्ट, पृथ्वी 4 जुलाई को सूरज 152 मिलियन किलोमीटर से सबसे दूर होती है। यानी कि 4 जुलाई की डेट है हर साल की, पृथ्वी सूरज से 152 मिलियन किलोमीटर से सबसे दूर होती है, यानी कि सबसे अधिक दूर होती है पृथ्वी सूर्य से। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। अब इसी का ठीक उल्टा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक, यानी कि 157 मिलियन किलोमीटर है। यानी कि अगर हम 3 जनवरी को बात करें, वो सबसे पास में रहता है सूर्य के, पृथ्वी 147 मिलियन किलोमीटर, और 4 जुलाई को सबसे दूर रहती है पृथ्वी सूर्य से। तो जो पास में रहती है, यानी कि 3 जनवरी को, इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है, उसे अपसौर कहा जाता है, इसे उपसौर कहा जाता है। इसलिए 3 जनवरी को पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। तो 4 जुलाई को सूर्य ताप अधिक होता है 3 जुलाई की अपेक्षा। पृथ्वी की सतह पर सौर ताप की विविधता, क्या क्या विविधताएं हैं पृथ्वी की सतह पर सौर ताप की, वो हम जानेंगे। पृथ्वी की सतह पर सौर ताप की मात्रा और तीव्रता एक दिन के दौरान, एक मौसम में और एक वर्ष में भिन्न होती हैं। मौसम के हिसाब से भी अलग रहती है ताप की मात्रा, और दिन के हिसाब से भी रहती है। यानी कि मॉर्निंग का टाइम हो तब अलग रहेगी,
शाम का टाइम होगा तब अलग रहेगी, और दोपहर का टाइम हो तब अलग रहेगी ताप की मात्रा, टेम्परेचर की। और मौसम के हिसाब से वेदर कंडीशन भी रहती है। सर्दियों में क्या टेम्परेचर रहेगा वो अलग डिपेंड करेगा, और गर्मियों में क्या टेम्परेचर रहेगा वो भी अलग डिपेंड करेगा। तो सौर ताप की मात्रा और तीव्रता में भिन्नता का कारण निम्नलिखित है। ये किस कारण है, किस रीजन से होता है, इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, नंबर 1। दूसरा, पृथ्वी की किरणों के झुकाव का कोण क्या इंक्लाइंड है, पृथ्वी की जो किरणें हैं वो सीधे पड़ रही हैं या फिर तिरछी पड़ रही हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। यानी कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो उसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं रहता है पृथ्वी का, क्योंकि तिरछी पड़ रही है। और सीधी अगर जैसे 12 बजे के टाइम पर या फिर दोपहर में पृथ्वी की सीधे किरणें पड़ती हैं तो टेम्परेचर होता है हाई, किसकी अपेक्षा में, मॉर्निंग और इवनिंग की अपेक्षा में। और दिन की लंबाई, गर्मियों में दिन ज़्यादा लंबा होता है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और सर्दियों में छोटा होगा दिन तो उसका टेम्परेचर कम होगा। वातावरण की पारदर्शिता, विजन क्लियर रहेगा, विजन मतलब वातावरण साफ रहेगा, बिल्कुल दिखाई देगा, दूर तक कोहरा वगैरह नहीं होगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा। अगर वातावरण साफ नहीं होगा तो टेम्परेचर लो होगा। पृथ्वी का विन्यास, पृथ्वी का कैसा विन्यास है, कैसी स्ट्रक्चर है, उसका क्या आकार है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए दैनिक घूर्णन और वार्षिक गति करती है, यानी कि वो रोटेट भी होती है और मूविंग भी करती है। और कितने टिल्ट कितने पर है, 66.5 डिग्री पर टिल्ट है, यानी कि झुकी हुई है। इसके कारण विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले और ताप की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा अक्षांश पर भी निर्भर करती है। उच्च अक्षांश पर स्थित जगह पर सौर ताप की मात्रा और तीव्रता दोनों निम्न अक्षांश पर स्थित जगह की अपेक्षा कम होती हैं। ऊर्ध्वाधर किरणों से आच्छादित क्षेत्र हमेशा तिरछी किरणों से कम होता है। यदि अधिक क्षेत्र कवर किया जाता है तो ऊर्जा वितरित हो जाती है और प्रति यूनिट क्षेत्र को प्राप्त शुद्ध ऊर्जा कम हो जाती है। इसके अलावा तिरछी किरणों को वातावरण की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन और प्रसार होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है? पृथ्वी को प्राप्त एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है, यानी कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है, यानी कि हीट आती है, वो बराबर आती है। लेकिन क्या होता है, पृथ्वी ना तो ऊष्मा का संचयन करती है और ना ही उसका ह्रास करती है। ना कि उसका जो है संचयन यानी कि आपस में अवशोषित करती है और ना ही उसका ह्रास करती है। यह अपना तापमान स्थिर बनाए रखती है। पृथ्वी एक जो है यूनिट में, यानी कहने वाला इक्वल बना के रखती है पृथ्वी, ना संचयन करती है ना ह्रास करती है। सौरिक विकिरण का पृथ्वी एवं वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है। पृथ्वी द्वारा वायुमंडल सौरिक विकिरण की जिस मात्रा का अवशोषण करता है उसके बराबर की मात्रा अंतरिक्ष में वापस लौटा देता। अब देखिए, ये जो डायग्राम है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य जो ताप है वो 100% आ रहा है। अब धीरे धीरे जब आता है और पृथ्वी पर
ये एरो बना हुआ है अवशोषित करता है 34% और 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है। फिर धीरे धीरे आकर फिर 51% अवशोषित हो जाता है पृथ्वी की सतह पर। और ये क्या है, ऊष्मा बजट है। अब फिर दोबारा से जब किरणें आती हैं, दोबारा से जब जाती हैं वापस, तो देखिए 51% पृथ्वी द्वारा विकृत हो जाता है, यानी कि वापस चले जाता है। और अवशोषित 48% हो जाता है, 51 में से 48 हो जाता है। और देखिए पृथ्वी से बाहर जाने वाला कुल विकिरण कितना है, 100%, यानी कि 100% आया और 100% ही विकिरण हो। कैसे, 48 - 17 ये हो गया -48 - 17 ये हो गया 65%। और बाकी का जो है इसमें अवशोषित हो गया। अब एक तरफ जो है पृथ्वी की सतह दिखाई गई, अवशोषित 51 और विकृत 51, तो टोटल हो जाता है 100। तो दोनों ही एक, अभी ये डायग्राम आप पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे और आगे हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम का शॉर्ट स्क्रीन लेके रखिएगा और बाकी ये समझने की कोशिश करिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह पृथ्वी पर वायुमंडल को प्राप्त सौरिक ऊर्जा की मात्रा एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है, यानी कि प्राप्त जो सौरिक ऊर्जा है और प्राप्त सौरिक ऊर्जा की मात्रा और उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है, यानी 100%। जो अभी हमने बताया था 100% इधर भी विकृत हुआ और प्राप्त हुआ। इसे ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते हैं। यानी कि हमें कोई भी चीज़ मिली, यानी कि पैसे मिली, 100 रुपीज़ मिले हमें और 100 रुपीज़ ही हमने खर्च कर लिए, यानी कि हमें जितना मिले थे हमने उतने ही खर्च कर लिए, यानी बराबर हो गया, 0-0 हो गया। वही उसी चीज़ की बात हो रही है। तो पृथ्वी पर तापीय स्थिति एवं तापीय संतुलन तथा अनुकूल अधिवासीय वातावरण के लिए ऊष्मा का संतुलन रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। अगर वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा को 100% माने तो इसमें से 35% भाग शून्य में वापस लौटा दिया जाता है, यानी कि 35% बाद आपको टेम्परेचर लौटा देगा, यानी टेम्परेचर लौटा देगी पृथ्वी 35%। और इसमें से 27% बादलों की ऊपरी छोर से तो 2% पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से वापस हो जाता है, यानी कि अगर जैसे जंगल वगैरह हो वहाँ से हो जाता है। और शेष 65% यानी 65% में से 14% वायुमंडल का जलवाष्प, बादल, धूलकण तथा कुछ स्थायी गैसें द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि पूरा जो टेम्परेचर हमें 100% मिला था पृथ्वी को, वो कहाँ कंजप्शन हुआ है, यानी कि कहाँ मिला है। तो जो कहाँ मिला है उसके बारे में बात हुई है। तो सूर्य से 51% में से 17% सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, यानी कि अब बात करते हैं शेष 65% में लगभग 14% वायुमंडल का जलवाष्प, बादल, धूलकण तथा कुछ स्थायी गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है और विभिन्न प्रक्रियाओं से 51% का उत्सर्जन भी होता है। यानी 51% टोटल ऊर्जा हमें जो पृथ्वी की सतह में मिलती है वो 51% ऊर्जा प्राप्त होती है और विभिन्न प्रक्रियाओं से 51% का उत्सर्जन भी होता है। तो 51% की हम अगर बात करें तो 51% में 17% सीधे अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं
और 34% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। अब 6% वायुमंडल द्वारा 9% संवहन में और 19% संवहन में गुप्त ऊष्मा में प्रयुक्त हो जाती हैं। इसी तरह देखिए ये सब है लिखा हुआ, उसके बारे में पढ़ते जाएंगे और इस डायग्राम को देखते जाएंगे। इसी तरह कुल लगभग 48% ऊर्जा वायुमंडल सूर्यताप प्राप्त करता है। इस तरह पृथ्वी एवं वायुमंडल को ऊष्मा की प्राप्ति होती है एवं ताप संतुलन भी बना रहता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त 51% ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जित होना आवश्यक होता है। यदि पृथ्वी को प्राप्त और ऊर्जा की मात्रा से अधिक उत्सर्जन होता है तो धरातल के तापमान में कमी आने लगेगी। ठीक इसी प्रकार कम उत्सर्जन से धरातल के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अब इसमें टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, अर्थ का कैसे कम होगा, इसके बारे में बताया है कि कैसे उत्सर्जन होगा तापमान का, कैसे अधिक होगा उत्सर्जन। अब हम वैश्विक तापमान यानी कि पूरे ऑल दुनिया का या ऑल वर्ल्ड का अगर बात करें, पूरी पृथ्वी का ऊष्मा बजट और वैश्विक तापन यानी कि हीटअप कैसे होगी अर्थ, उसके बारे में जानेंगे। वैश्विक तापन का अर्थ पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता से है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकार पैनल ने निष्कर्ष निकाला है कि 20वीं शताब्दी के मध्य से संसार के औसत तापमान में जो वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण मनुष्य द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस हैं। अब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का ऊष्मा बजट असंतुलित हो गया है। मनुष्य, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने का यह आवरण और भी सघन और मोटा होता जा रहा है। ऐसे में यह आवरण सूर्य से अधिक किरणों को रोकने लगता है। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अनंतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन औद्योगिकीकरण के बाद से कई गुणा की बढ़ोतरी यानी कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोगों के उपकरणों यानी कि वातानुकूलन यानी कि फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा के रूप में पेट्रोलियम ईंधन का उपयोग एवं परंपरागत चूल्हे भी हैं। जो औद्योगिकरण हुआ है उससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों पर इफेक्ट पड़ा है। और जो पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो फ्यूल खर्च होता है उससे जो धुआं निकलता है और पॉल्यूशन होता है उससे इफेक्ट पड़ता है। और हर जीवित वस्तु के लिए यानी कोई जीव हो या फिर हमारी जलवायु यानी कि अब पेड़ पौधे हों, उनके लिए 16 डिग्री टेम्परेचर होना बहुत आवश्यक है। कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी हो जाता है बहुत कम
यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो उससे इफेक्ट पड़ता है। अब तापमान की विलोमता के बारे में बात करेंगे। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को तापमान विलोमता कहते हैं। इसे तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान का प्रतिलोमन भी कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। सामान्यतः वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर यानी कि तापमान कम हो जाता है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने बताया था 165 डिग्री अगर चलें, 165 मीटर अगर ऊपर चलें तो 1 डिग्री टेम्परेचर लो हो जाएगा। परंतु कुछ परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ता है। इसके लिए लंबी रातें, स्वच्छ वातावरण, शांत वायु, शुष्क वायु एवं हिमाच्छादन इत्यादि भौगोलिक परिस्थितियों मुख्य कारण हैं। ऐसी परिस्थितियों में धरातल और वायु की निचली परतों से ऊष्मा का विकिरण तेज गति से होता है। परिणाम स्वरूप निचली परत की हवा ठंडी होने के कारण घनी एवं भारी होती है। ऊपर की हवा में ऊष्मा का विकिरण धीमी गति से होता है। इसके कारण यह अपेक्षाकृत गर्म रहती है। ऐसी परिस्थिति में